चलो भाई, तमाम साथियों को अस्सलाम वालेकुम। फिर से एक बार मेरे क्लास में हम तमाम साथियों का खैर मकदम है। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप तमाम साथियों का कि आप लोग अपना कीमती वक्त इस नाचीज़ के लिए निकाल लेते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मैं कई बार आप लोगों को बारहा एक चीज़ के बारे में ताकीद तक हमेशा आप लोगों को समझाते आया हूँ कि देखिए, क्लास हाँ कहीं का भी देखते हो, किसी का भी देखते हो, रेगुलर बेस पे क्लास देखा कीजिए। इंशाल्लाह उससे रिजल्ट मिलने वाले हैं, उससे रिजल्ट आने वाले हैं, उससे रिजल्ट आपके मतलब आप कामयाबी की जीनों पर चढ़ने वाले होंगे। ऐसा नहीं कि मतलब घूमते फिरते और काम करते हुए अगर आप अपना टाइम हर चैनल को देते हैं, हर जगह से कॉन्सेप्ट लेते हैं, तो मतलब इस तरह से प्लेटफॉर्म पे आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं मैसर हो पाएंगी, बहुत सारी चीज़ें हासिल नहीं हो पाएंगे। तो आप जहाँ कहीं भी देखते हैं एक जगह देखें, इंशाल्लाह तसल्सल के साथ देखें, रेगुलर देखें, क्लास को रेगुलर बेस पे लें, तो इंशाल्लाह कामयाबी भी मिलेगी, कंटेंट भी समझ में आएंगे और सारी चीज़ें जितने भी फैक्ट होंगे उन सारी चीज़ें आपके लिए इंशाल्लाह आगे चल करके कारगर साबित होंगी। चलिए, आप में से जितने नए साथी हैं उनको मैं एक बार फिर से उनका खैर मकदम कर देता हूँ। और तमाम साथी जितने लोग जुड़े हैं, जितने हमारे दोस्तों अहबाब हैं, उन तमाम साथियों को सलाम मसनून। मैं आज का क्लास आप लोगों के लिए जो फॉर्म किया हूँ वो यूजीसी नेट की बात कर लीजिए या उर्दू अदब से मुताल्लिक किसी भी एग्ज़ाम के बारे में बात कर लीजिए, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट शख्सियत के बारे में हम लोग तज़किरा करने जा रहे हैं, इनके बारे में जिक्र करने जा रहे हैं। इनके बारे में कुछ कंटेंट, कुछ फैक्ट हम लोग देखेंगे और इनको समझने का कोशिश करेंगे। इससे पहले मैं ऑलरेडी मिर्ज़ा क़मीर साहब के बारे में, मिर्ज़ा गालिब साहब के बारे में और इसी तरह वलीद अजमी साहब के बारे में बहुत डिटेल से बात कर लिया हूँ। तमाम साथी जितने लोग जो नए साथी जुड़े हैं उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा, उसके साथ साथ आप जाकर के इसके इस चैनल पे जाकर के आप सारे वीडियो को वॉच कर सकते हैं। आप हाँ किसी भी एग्जाम को टारगेट बनाए हो, यूजीसी नेट दिसंबर में होने वाला जो है, अभी आपके पास अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अभी मोटा मोटी मान लीजिए कि आपके पास अढ़ाई महीना है। आप मुकम्मल अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं, बशर्ते कि आप दिलजोई के साथ, लगन के साथ और ईमानदारी के साथ काम करेंगे तो इंशाल्लाह स्कोर काफ़ी अच्छा करेंगे। और जेड का अगर आपने फॉर्म भरा है, जेपीएससी जेड का अगर आपने फॉर्म भरा है तो उसके लिए भी ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह किसी भी स्टेट का, कोई भी स्टेट अगर एलिजिबिलिटी टेस्ट कराती है, जैसे बिहार में बहुत जल्दी बेट लेकर के आने वाला है, तो इन सबके लिए ये सारे कंटेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं भाई। और क्लास देखना आप ना भूलें, ज़रूर क्लास को देखिएगा। आप तमाम साथी जितने मेरे पुराने साथी हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि आपको चैनल को लाइक भी करना होता है। आप बोलिएगा कि सर हमेशा एक ही चीज़ के बारे में फोर्स करते रहते हैं, करता रहता हूँ इसीलिए ताकि आपको हमेशा जहन में बात बने रहे। आप एक साथी के साथ कई साथी को जोड़िए ताकि आपके साथ और लोगों का भी मुनाफा हो जाए, भला हो जाए। यही मैं सोचता हूँ और आप लोगों से गुजारिश है कि इस चैनल का सपोर्ट कीजिए। इंशाल्लाह मुस्तकबिल में ये चैनल आप लोगों का हमतन साथ निभाने के लिए हमेशा खड़ा रहेगा। ये चैनल आपका सपोर्ट की ज़रूरत है। फिर इंशाल्लाह एक टीम बना करके काम करूँगा, इस पर हर प्लेटफॉर्म पे काम करूँगा, खा जनरल का पेपर हो, यूजीसी नेट से मुताल्लिक या उर्दू से मुताल्लिक पूरे हिंदुस्तान में किसी तरह का एग्ज़ाम हो, ये चैनल इंशाल्लाह बहुत जल्दी कवर करने वाली है हर चीज़ को। चलिए, मिर्ज़ा गालिब साहब के बारे में इससे पहले हम लोगों ने बहुत डिस्कस किया था, बहुत सारी बातों को मैंने बहुत सारी फैक्चुअल चीज़ों को मैंने रखा था जो एग्जाम के इम्पोर्टेंट से बहुत इम्पोर्टेंट थे। आज हम लोग देखने वाले हैं मोमिन खान मोमिन साहब को। मोमिन खान मोमिन साहब के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। इनके बारे में तो इनकी अगर बात कर लिया जाए तो तखल्लुस मोमिन करते थे बेचारे, और ये याद रखिएगा कि ये मोमिन तखल्लुस जो है ना अपना माना खेस ये के लिए भी इस्तेमाल कर लिया करते थे। मोमिन खान मोमिन की अगर हम लोग बात कर लें तो ये इनकी पैदाइश सन 1800 में है और पैदाइश, जाए वफात और पैदाइश और वफात, ये चारों डेटा एकदम आपके दिमाग में ऐसे बैठा होना चाहिए जैसे आपका नाम आपको याद है। मैच द कॉलम में आपको मिल जाएगा
बहुत सारे शोराओं को एक साथ रख करके आपसे वो फैक्ट पूछ लेता है, तो एकदम आपका जैसे नाम आपकी जबान में बैठा हुआ है ना, वैसे इनकी सन्ने विलादत और सन्ने वफात, जाए पैदाइश, जाए वफात, ये चार चीजें आपके दिमाग में एकदम होना चाहिए। और अगर आप नए साथी हैं, आपको अगर फेथ नहीं होता होगा, अगर बिलीव नहीं करते होंगे, तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप एक एग्जाम में बैठ करके देखिए, जो आने वाला दिसंबर में अगर फॉर्म भरे होंगे तो जरूर बैठिएगा और बैठ करके देखिए कि कितना ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से फॉर्म किए जाते हैं। तो पैदाइश की अगर हम लोग बात कर लें तो 1800 में इनकी पैदाइश होती है, पैदा होते हैं 1800 में। और पैदाइश अगर जाए पैदाइश की बात कर ले तो ये दिल्ली में ही पैदा होते हैं, दिल्ली में ही इनकी पैदाइश है। और वफात की अगर हम लोग बात कर ले तो आसान है एकदम तरीका कि दिल्ली में ही वो पैदा भी हुए थे और दिल्ली में ही इनकी वफात हो गई थी सन 1852 में। डेट ये याद रखिएगा, सन 1852 में। मतलब तकरीबन अगर हम देखते हैं तो ये 52 साल इन्होंने मुकम्मल जिंदगी पाई है, मुकम्मल जिंदगी इनकी 52 साल की रही है। 1800 में पैदा होते हैं, 52 साल में इनकी वफात हो जाती है। अगर इनकी बात कर ले हम लोग तो एक फैक्ट आपसे ये भी पूछ सकता है कि वफात के बाद सबसे पहले तो ये फैक्ट हम लोग देखिए कि मोमिन खान मोमिन की वफात जो हुई है एकदम यूनिकता तरीके से, मतलब अलग तरीके से। और शोरा किराम के बनिस्बत अगर देखा जाए तो इनका इंतकाल का मतलब ये जो है ना वो अलग तरीके का है। तो क्वेश्चन बन सकता है, जो अलग चीजें आती हैं वहां से क्वेश्चन फॉर्म कर दिए जाते हैं। अगर आपसे ये पूछ ले कि इनकी वफात कैसे हुई थी, तो ये ध्यान में रखिएगा कि कोठे से गिरने की वजह से। किससे गिरने की वजह से? मतलब किसी काम की वजह से, किसी वर्क की वजह से वो गए होंगे, वहां से किसी तरह से गिर जाते हैं, गिर जाने की वजह से इनके हाथ पांव टूट जाते हैं और उसी वक्त इंतकाल नहीं होते। कहा जाता है ऐसा कि कारण वही बना था, मतलब कोठा से गिर जाना ही इनका कारण बना था, इनकी वफात के लिए वही कारण बन गया था। अगर इनका हम बात कर ले तो वालिद इनके जो थे गुलाम नबी नाम था उनके, वालिद का नाम गुलाम नबी खान। और ये भी याद रखिएगा खानदानी पेशा की अगर हम लोग बात कर ले तो तबावत से मुताल्लिक था, मतलब इनके खानदान में अगर बात कर लिया जाए तो सारे लोग तबीब डॉक्टर ही हुआ करते थे, या डॉक्टर ही पेशा इनका हुआ करता था। ये ध्यान में रखिएगा। यहाँ तक की बात क्लियर हुई? यस और जल्दी से बता दो प्लीज। आगे का कॉन्सेप्ट देखते हैं। यहाँ तक की सारी चीजें क्लियर? एक बार जरूर आपको पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है जरूर कमेंट करके बताइएगा। पढ़ाने का जो मैं पढ़ाता हूँ ये तरीका, इसके अंदर बदलाव भी चाहिए, थोड़ी बहुत चेंजिंग चाहिए। एक तरह से कह लीजिए आपका न्यू एजुकेटर जो अभी कहते हैं कि 9 18 दिन तो हो ही रहा, इस तरह बोलते हैं ना कि 9 2 11 दिन हो ही रहा अभी। तो अगर इसमें अगर किसी तरह की कोई कमी दिखती हो तो आप जरूर कमेंट करके इस्लाहतन एक छोटा भाई के नाते मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ कि जरूर आप लोग मुझे इंडिकेट करते रहें, गाइड करते रहें। आपके रहनुमाई हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। अगर कोई चीज़ फर्क दिखता हो, कोई चीज़ में डिफरेंशिएट नजर आता हो तो जरूर आप लोग गाइड किया कीजिए। अगर हम लोग बात कर लें इनकी वफात कोठे से गिर जाने की वजह से हुई थी, हम लोग तो जान ही गए इनके बारे में। गुलाम नबी इनके वालिद का नाम था गुलाम नबी खान और खानदानी पेशा इनका तबावत थी, मतलब तबीब थे लोग। इनके घरेलू नाम की अगर हम लोग बात कर लें तो इनका घरेलू नाम मतलब घराने में जो नाम इनको नाम के नाम से याद किया जाता था वो याद रखिएगा हबीबुल्लाह खान। हबीबुल्लाह खान इनका घराना नाम था। अच्छा ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जा सकता है कि मोमिन खान मोमिन का नाम किसने रखा था मोमिन, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए कि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग दिखता है। अगर हम लोग बात कर लें मोमिन खान के नाम मोमिन खान किसने रखा था तो याद रखिएगा मुर्शिद शाह अब्दुल अजीज साहब ने इनका नाम मुंतखब किया था मोमिन। और घरेलू नाम तो मैंने अभी पीछे बताया, मुर्शिद शाह अब्दुल अजीज ने इनका नाम मोमिन रखा था और इन्होंने मोमिन तखल्लुस भी इख्तियार कर लिया था। इनके मुर्शिद थे शाह अब्दुल अजीज। अगर मोमिन साहब की बात कर ले तो कई चीजों में यकसा महारत हासिल था इनको, कई चीजों में यकसा महारत रखते थे। इनके बारे में अगर हम बात कर ले तो अभी मैंने बताया आप लोगों को कोठे से गिर जाने के 6 महीने बाद इनकी इंतकाल हो जाती है। और इसका कारण बताया जाता है कि हाथ पांव टूट गए थे, इसकी वजह से इसी हादसे की तारीख को आखिरकार मौत की तारीख में साबित की जाती है। और इनके मदार पर ये चीजें लिखी हुई है, कुनिंदा है ये चीजें लिखी हुई है कि दस्त बादू बशिकस्त मतलब हाथ पांव टूट गए इनके, ये चीजें बताना चाह रहा है।
तो आपको यहाँ से एक कॉन्सेप्ट ये याद रख लेना है कि इनके मकबरे पर लिखा हुआ क्या है, इनके मकबरे पर क्या लिखा हुआ है, ये चीजें क्लियर रखिएगा। तो वो याद रखिएगा, दस्त बाजू बशिकस्त, ये चीज याद रखिएगा। मोमिन साहब अगर बात कर लें तो इल्म रियाजी, इल्म नुजूम, शतरंज वगैरह और मौसूकी, इन सारी चीजों में यकसा महारत रखते थे, मतलब इन सारी चीजों में भी इनको मतलब महारत हासिल थी। इल्म रियाजी कौन सा इल्म होता है आप लोग जरूर बताइएगा। इल्म नुजूमी ये भी बताइएगा, मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है, ऑलरेडी क्लियर कर दिया इन सारे इल्म के बारे में कि ये कौन किस तरह की तालीम होती है। जब हम लोग मेरे हसन साहब को पढ़े थे वहाँ पे मैंने सारी चीजें बताया आप लोगों को, तो याद हो जहन में हो तो आप जरूर बताइएगा। शतरंज और मौसूकी की अगर हम लोग बात कर लें तो शतरंज एक तरह से गेम है, खेलते हैं हम लोग, वो और मौसूकी अगर मतलब ये बजाने गाने से मुताल्लिक है, तो इन सारी चीजों से इनको मतलब एक तरह से मोहब्बत भी थी और इनमें महारत भी हासिल कर रखे थे। इनकी शायरी की अगर उस्ताद हम लोग बात कर लें तो शाह नसीर साहब, इनके शाह नसीर देहलवी साहब इनके शायरी के उस्ताद थे। इससे पहले जरूर मुझे बताइएगा शाह नसीर साहब के बारे में और किस शायर ने, किस गजल को शायर ने कहा है ये मेरे उस्ताद थे। अभी एक दो दिन पहले हम लोगों ने इस पे डिस्कस किया है, तो जरूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि शाह नसीर मोमिन खां मोमिन के अलावा किस शायर ने माना है, किस शायर ने तस्लीम किया है कि मेरे उस्ताद थे शाह नसीर। तस्लीम नहीं किया बल्कि इन्होंने कहा है इन सारी चीजों को रखते हुए कि मेरे उस्ताद शागिर्द, मेरे उस्ताद जो थे वो शाह नसीर थे। अगर हम लोग बात कर लें मुआमला बंदी, इनके कलाम के खास वस्फ है। देखिए याद रखिएगा आज के क्लास में अगर हम लोग वीवीआई मान लें तो इस कंटेंट को एकदम मान लीजिए आप लोग। मुआमला बंदी याद रखिएगा, यहाँ से एकदम क्वेश्चन बनता ही बनता है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। मुआमला बंदी किस शायर के कलाम की खुसूसियत है, ये आपसे क्वेश्चन पूछता है, तो आप जरूर याद रखिएगा इसको कि मुआमला बंदी मोमिन के कलाम के खास सिफात में से हैं। इनके गज़लों में इश्क़ जज्बात का बरमला, इजहार, रंगीनी और चाशनी पैदा कर देती है। मतलब इनके गज़लों में इश्क़ जज्बात को बहुत ज़्यादा उभार मिल जाता है, इजहार रंगीनी और चाशनी पैदा कर देती है। इनकी गज़ल गोई जो है ना ये इश्क़ पर बहुत ज़्यादा मुनहसिर होता है, मतलब इश्क़ कलाम ये ज़्यादा पेश किया करते थे, इश्क़ कलाम पर ज़्यादा ये तरजीह दिया करते थे, ये भी याद रखेंगे। अगर हम लोग बात कर लें एक इनकी मसनवी है जो अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, और कई सारी किताबें हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, चिंता ना कीजिए। लेकिन देख लेते हैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट मिला है मुझे, मसनवी कौल गमगीन, ये याद रखिएगा मसनवी के बारे में। मसनवी से मुताल्लिक अगर डिफरेंट लोग होंगे, जैसे कोई शायर का जैसे गजल गो शायर हो गए, नज़म निगार हो गए, और उनसे मुताल्लिक अगर मसनवियों की किताब के बारे में, मरसिये के बारे में, कसीदे के बारे में अगर क्वेश्चन आ जाए तो एकदम याद कर लीजिएगा आप लोग, चाहे कैसे याद कीजिएगा मुझे नहीं मालूम, इसलिए कि जैसे मोमिन खां मोमिन, मिर्जा गालिब साहब, इन लोगों के जैसे बात आती है ना, जैसे इनकी तस्करा छिड़ जाती है, वैसे हमारे ध्यान में बात आ जाती है कि गजल से मुताल्लिक कलाम या गजल से मुताल्लिक जो तस्नीफें होंगी इनसे मुताल्लिक होंगी, मरसिया और मसनवी की तरफ दिमाग नहीं जाती, इसलिए कि इनके लिए मुख्तस कुछ शुरा किराम हैं जो सिलेबस के अंदर इंक्लूड हैं। तो ये याद रखिएगा। कौल गमगीन ये एक मसनवी है और इन्हीं का है मोमिन खां मोमिन का। इनके अंदर इस किताब में इनके एक माशूका का किरदार है। अच्छा, इनके माशूका के बारे में जैसे आप लोग एक जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। मिर्जा गालिब साहब भी कहते हैं कि मुझे किसी से प्यार हो गया था। ऐसे प्यार वार के चक्कर में ना रहेंगे, खास करके यहाँ पे अदब पढ़ रहे हैं, अदब का तकादा है, इन सारी चीज़ों से गुरेज करेंगे और इन सब चीज़ों में ना रहेंगे। लेकिन चलिए भाई, इनसे कंटेंट बन रहा है, इनसे कॉन्सेप्ट हमको याद करना है, तो इनको ध्यान में तो रखना होगा। तो मिर्जा गालिब अपने बारे में फरमाते हैं कि मुझे भी किसी से प्यार हुआ था। अब वो बताइए कि किस बिरादरी से बिलोंग करती थी वो लड़की, किस बिरादरी से वो बिलोंग करती थी, ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसको रखा ही था कि किसी दिन जब मिसलेनियस क्वेश्चन लेकर के आएंगे तो पूछेंगे। चलिए, आज की बात आ गई तो मैंने पूछ लिया आपसे मिर्जा गालिब साहब के बारे में, कल ही के क्लास में हम लोग डिस्कस किए, लेकिन आज एक मजीद क्वेश्चन उनके बारे में है
कि मिर्जा गालिब साहब ने खुद इकरार किया है कि मुझे एक डॉट 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 से प्यार हुआ था। अब कौन से किससे हुआ था आप जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। चलिए तो अच्छा मोमिन साहब की अगर हम लोग बात कर ले तो इन्होंने 2 शादियां की थी। अगर आपको लगे कि कॉन्सेप्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप इसका तारीख लिख लीजिए। इनकी 2 शादी हुई थी। पहली शादी जो इन्होंने की थी सन 1833 में। 1833 में इनकी शादी हुई थी, पहली शादी। और जो एक जमींदार खानदान की लड़की जमींदार खानदान से बिलोंग करती थी, ताल्लुक रखती थी, लेकिन उनसे जो है ना इनका बन ना सका, उनके साथ मामला सही ना रह सका और बीच में ही ऑलरेडी क्या हुआ, रिश्ते मुनक़ते हो गए, रिश्ते खत्म हो गए, इन दोनों के मामला खत्म हो गए। उनके बाद जो दूसरी शादी इनकी हुई है ना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मोमिन खान मोमिन की जब दूसरी शादी हुई तो याद रखिएगा ख्वाजा मिर दर्द के खानदान से हुई थी। ख्वाजा मिर दर्द के खानदान में हुई थी और इनसे एक लड़का अहमद नसीर खान हुआ था और एक लड़की मोहम्मदी बेगम नाम से थी। मोमिन की एक माशूका थी, एक माशूका इनकी भी और गालिब साहब की भी, दोनों के बारे में याद रखना हम लोगों को। मोमिन की भी एक माशूका थी जिसका नाम उम्मुल फातिमा था। क्या नाम था? मोमिन की एक माशूका थी जिसका नाम उम्मुल फातिमा था। अब ये बात याद रखिएगा, आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। तो इन्होंने मसनवी कौल गमगीन के अंदर अपने माशूका के बारे में जिक्र किया है और जिसका तखल्लुस मतलब वो जो तखल्लुस करते थे साहब जी करके करते थे, साहब जी। ये याद रखिएगा। आपसे ये क्वेश्चन फॉर्म किए जा सकते हैं कि मोमिन खान मोमिन की बीवियों के अलावा इनकी एक माशूका थी जिसका नाम क्या था। ये पूछा जा सकता है उनकी कौन सी किताब में उस माशूका के बारे में जिक्र आई है और उस मसनवी के अंदर उस माशूका ने अपना तखल्लुस क्या इख्तियार की है। तो ये 3 कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है, ये तीनों कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ तक की बात समझ में आ गई आप लोगों को। इनके गजलों का दायरा हुस्न और इश्क तक ही महदूद था। अभी मैंने आपको बताया, अभी मैंने आपको इसके बारे में जिक्र किया। इनके गजलों का दायरा जो था वो हुस्न और इश्क तक ही महदूद था। और अगर इनकी बात कर लें तो मोमिन एक मकर शायराना के मौजिद भी कहलाते थे। मकर शायराना क्या होता है? मकर शायराना मैंने बताया आप लोगों को, अगर आप लोगों को याद है तो जल्दी से बताइएगा। और इनका एक कलाम मैंने ऑलरेडी पढ़ा था, आपके सामने रखा था, तो उसको अगर आप पढ़िएगा और ध्यान में रखिएगा। इससे पहले वाला वीडियो अगर आप देखे होंगे तो जरूर आपको समझ में आया होगा। और मैंने वो मिसरा पढ़ करके बताया था कि देखिए मकर शायराना का अंदाज इनके कलाम के अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इन्होंने अपने तखल्लुस को मानाखेज अंदाज में भी इस्तेमाल किया है। मानाखेज का मतलब क्या होता है? जैसे इनका नाम है मोमिन, तो मोमिन अपना तखल्लुस भी अख्तियार कर लिए और मोमिनीन के लिए, मुसलमानों के लिए भी उन्होंने अपना इस नाम को तखल्लुस के तौर पे इस्तेमाल कर लिए, इसलिए मानाखेज कहा जाता है, इसलिए मानाखेज कहा जाता है। यहाँ तक कि सारी बातें क्लियर हो गई, यहाँ तक की सारी बातें क्लियर हो गई आप उनको, ये सब जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए वीडियो कैसा लगता है। जरूर आप लोगों का कमेंट का मैं मुतमन्नी होता हूँ, मुझे इंतजार होता है कि आप लोग कमेंट कीजिएगा। जैसा भी वीडियो लगे प्लीज़ आप लोग कमेंट करना ना भूलें। कमेंट करना आपके लिए उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है जितना ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है कि हम आपके लिए क्लास फॉर्म करते हैं। इनके कई सारे शागिर्द वगैरह भी थे, हम लोग उस पर भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। और इनके बहुत शॉर्ट में इनके कुछ अखबार हैं, उनको भी हम लोग देख लेते हैं ताकि पॉइंटेड बात भी हो जाए। और पॉइंटेड बात होने के साथ साथ ये भी हो जाए साथ में कि इनको कोशिश करें कि आज हम लोग निपटा दें ताकि अगले बार दूसरे शायर को भी मौका दिया जाए। और बहुत जल्दी हम लोगों को सारा यूनिट कंप्लीट भी तो करना है भाई। ये सब्जों की शौकीन गाजी कहाँ हैं? ये सब्जों की शौकीन गाजी कहाँ हैं? ज़मीं पूछती है नवाजी कहाँ हैं?
चलिए, तो इनके कई सारे शागिर्द भी गुजरे हैं। उन सारे शागिर्दों के बारे में उम्मीद करता हूँ कि आप सारे लोग पेन कॉपी साथ में लेकर के बैठे होंगे। तो इनके कई सारे शागिर्द, मोमिन खां मोमिन के कई सारे शागिर्द थे। उनमें अगर सबसे ये में देखा जाए तो एक नाम आता है शिफ्ता का। शिफ्ता कौन है, इनके बारे में मैंने कई बार बताया और आप लोग खुद नेट की तैयारी कर रहे हैं और आपको ध्यान में ना हो ऐसा मुमकिन ही नहीं है, एकदम डेफिनेटली आपके दिमाग में होगा। मेरे गुलाम अली वहशत साहब हैं और एक तस्कीन नाम के शख्स हैं, उनके बारे में बात हुई है। अब तस्कीन से आप लोग ज़रा सा इसको ध्यान में रखिएगा ये बात कि अब ये लेडी है कि लेडर है, नाम से तो क्लियरिटी नहीं आ पा रही है, तो आप ये ध्यान में रखिएगा। नाम ही आपको याद रखना काफ़ी है। अफजल अली खान नसीम करके हैं, मतलब कुछ शागिर्द हैं जिनके बारे में बात की गई है, इसको ध्यान में ही रखिएगा, सिर्फ इतना ही काफ़ी है आपके लिए। अगर हम लोग बात कर रहे इनके चंद अक़वाल के बारे में, इनके कई सारे अक़वाल हैं जिनको ज़रा सा आप बोर्ड पर देखने का जहमत करें। इंशाअल्लाह मैं यहाँ से सारा चीज़ें क्लियर कराने का कोशिश कर रहा हूँ। इज इट क्लियर एवरीवन? एक बार लाइक कर दो मेरे दोस्त, एक बार प्लीज, एक बार कर लीजिए प्लीज, एक बार सिर्फ वन टाइम। आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि एकदम धूम मचा दे ये चैनल और ये क्या कहते हैं ये क्लास, मतलब ऐसा हो कि पूरे हिंदुस्तान में इसकी शोहरत मच जाए। कहा जाता है ना कि इंसान जब किसी चीज पर तसलसल के साथ मेहनत करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे उसमें मकाम देते हैं, एक मर्तबा देते हैं। तो आपका खिदमत एक तरह से एक छोटी सी खिदमत कह लीजिए, खिदमत का तो नाम इसे नहीं दे सकते हैं, लेकिन एक छोटा सा वर्क जो आपके लिए करता हूँ, आपके लिए जिम्मेदारी है कि आप ये इतना ज़्यादा शेयर कीजिए, इतना ज़्यादा शेयर कीजिए कि यहाँ नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे भी ऑलरेडी इन सब क्लास को लाइक करें। ये सारी चीज़ें ध्यान में रखिएगा। चलिए आते हैं मोमिन के मुताल्लिक चंद अखबार है, जरा सा इनके हम लोग गौर खोज करते हैं। मोमिन का कलाम का एक मिसरा है, मोमिन का कलाम का एक मिसरा है जिसको अगर हम लोग सुनते हैं, कहा जाता है कि तुम मेरे पास होते हो गोया, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। अच्छा देखिए, इसका हम लोग कई मतलब निकाल सकते हैं, कई मतलब ना तो दो मतलब तो जरूर निकाल सकते हैं। और इनके कलाम से अगर हम लोग देखा जाए तो मतलब कई माना निकाल लेते हैं। कई माना निकालने का मतलब ये होता है कि एक असल माना भी इससे निकाला जा सकता है और एक आर्जी तौर पे भी हम लोग माना निकाल सकते हैं। जैसे इन्होंने बोला कि तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। इसका मतलब आप लोग जरा मुझे समझाएंगे क्या अंदाज था इनका कहने का, क्या अंदाज था कहने का भाई? कहने का अंदाज कहते हैं एक दिन की मस्जिद में जा फंसा मोमिन, रात काटी खुदा खुदा करके। यहाँ पे भी देखिए एक ज़िमनी माना भी ले सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि करीबी माना, और एक बईदी माना भी ले सकते हैं कि एक दिन मस्जिद में जा फंसा मोमिन और रात काटी खुदा खुदा करके। तो यहाँ से भी दो माने खुद किए जा सकते हैं। इसी तरह यहाँ से तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता, मतलब सुनने वालों का या तो एक तरह से वो बहुत बड़ा कायम हो जाएगा उनका। अगर मान के चलो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ये शेर किसी महबूब अपने किसी महबूबा को कोई कहता है, या कोई महबूबा अपनी महबूब को कहता है, ये चीजें कहती है, तो दो माना निकाल लेते हैं। ये दो माना निकाला जा सकता है। तुम मेरे पास होते हो गोया, मतलब ऐसा लगता है कि जब तुम मेरे पास होते हो ना, तुम मेरे पास होते हो तो मुझे ऐसा लगता है गोया कि जब कोई दूसरा नहीं होता, मतलब ऐसा लगता है कि जब तुम ही होते हो मेरे पास तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि कोई नहीं होता है, लेकिन जैसे तुम चले जाते हो ना वैसे कोई ना कोई। अब बताइए लहरेगा कि नहीं लहरेगा? वाट लग जाएगा, छल और कपट की बात आ जाएगी। बोला अच्छा यही चीजें हैं। वहां पे भी कि एक दिन मस्जिद में जा फंसा मोमिन, रात काटी खुदा खुदा करके, वहां पे भी बात अगर जाए मतलब ये थे कि इनको मस्जिद से दिल नहीं लगता था। एक दिन ऐसे ही भागते वक्त बेचारे मस्जिद चले गए शोशा में नमाज पढ़ने के लिए, या किसी और वक्त में चले गए। अब रात भर कुछ ना कुछ होता रहा वहाँ पे, अब फंस गए बुरी तरह भाई। अब किसी तरह रात काटी खुदा खुदा करके थे। एक मतलब ये निकाल सकते हैं कि भैया दिल तो लगता नहीं था मस्जिद में,
ना लगने की वजह से भाई आप किसी तरह अल्लाह से ये कर रहे हैं, अल्लाह कब दिन हो तो निकले, कब दिन हो कि यहाँ से भागे, कब हो सकता है कि बारिश होती हो तो उनको दिल में लगता होगा कि कब बारिश रुके कि मैं यहाँ से जाऊँ, मतलब कहते हैं कि एक तरह से तंग आना किसी चीज से और उसमें इस तरह की बातें करना। ये भी हो सकता है कि रात काटी खुदा खुदा करके, इसका मतलब ये हो सकता है कि भाई बहुत ज्यादा अल्लाह से दिल लगी कर बैठे थे, अल्लाह अल्लाह करके पूरी रात इन्होंने गुजारी है वहां पे, तो कई सारे मतलब निकाले जा सकते हैं। तो मोमिन के इस शेर पर, मोमिन के इस मिसरे पर कि तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता, गालिब ने एक बात कही थी। बताइए गालिब जैसी शख्सियत इनके एक मिसरे पर ये बात कह रहे हैं कि मोमिन के इस शेर के मुतालिक गालिब ने फरमाया था कि अगर मोमिन मुझे अपना ये शेर दे दें तो मैं उनको अपना पूरा दीवान देने को तैयार हूँ। वाह क्या बात है। अब देखिए ये स्टेटमेंट आप वाव करके मतलब जाइएगा, प्लीज लिख लीजिएगा, ये स्टेटमेंट आप भी लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। क्या था कि मोमिन के इस शेर पर गालिब ने क्या था वो मिसरा हमारा कि तुम मेरे पास होते हो गोया होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। वाह क्या बात है दोस्त। जब कोई दूसरा नहीं होता, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। इसको लिख लीजिए। ये मिसरा पे एकदम सादगी के साथ भी क्वेश्चन बन सकता है। ये मिसरा किसका है? खास करके मैं इन सारी चीजों को जो मैं पढ़ाता हूँ ना, तो मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा, खास करके जो उर्दू से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं या फिर बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं और उनका सब्जेक्ट उर्दू है, तो आप लोग इन क्लास को मिस मत कीजिएगा प्लीज। आपके लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूजीसी नेट वाले इन सारी कॉमन चीजों को तो अपना दिमाग में हमेशा रखता ही रखता है, लेकिन आप लोगों के दिमाग में ये सारी चीजें नहीं होती। अभी हम लोग आगे चल करके इंशाल्लाह पढ़ेंगे सारी चीजों को, तजमीन पढ़ेंगे, मुस्तदात पढ़ेंगे, एक यूनिट है उस पर इंशाल्लाह हम लोग बात करेंगे, तो वहाँ पे इसको और क्लियर करेंगे हम कि असल में है क्या। तो इसके बारे में गालिब साहब ने कहा था, क्या कहा था? गालिब ने कहा गालिब साहब ने कहा इनको, गालिब साहब ने कि अगर मोमिन सिर्फ ये मिसरा दे दे, सिर्फ ये मिसरा ही मुझे दे दे, तो मैं उनको अपना पूरा कलाम दे देने को तैयार हूँ, मैं अपना पूरा कलाम दीवान उनको दे दूंगा। ये चीजें याद रखिएगा। बाकी और चीजें जितनी चीजें जल्दी जल्दी लिखिए, कोशिश कीजिए लिखने का। मोमिन तहजीब के लगाम, मोमिन तहजीब के लगाम कभी अपने हाथों से जाने नहीं देते। नोट कर लीजिए, लिख ही दे रहा हूँ। मोमिन यहाँ पे डाल दे, यहाँ पे जगह है। अपने हाथों से जाने नहीं देते, कभी अपने हाथों से जाने नहीं देते और हमेशा अपनी बातें
तो गालिब ने इनकी मिसरों पर क्या कहा था भाई, अभी बताया मैंने, गालिब ने इनकी मिसरों पर जो बात कही थी वो सामने मैंने लिख दिया। गालिब ने कहा कि अगर मोमिन सिर्फ ये मिसरा दे दे तो मैं उनको अपना पूरा दीवान देने को तैयार हूँ। इसी तरह एक और भी मैंने बताया कि मोमिन तहजीब के लगाम कभी अपने हाथों से जाने नहीं देते। सुनिएगा गौर से, ये स्टेटमेंट और लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। मोमिन तहजीब के लगाम कभी अपने हाथों से जाने नहीं देते और अपनी बातें जो है ना रमज़ो किनाया में कहते हैं, रमज़ो किनाया में कहते हैं, ये पॉइंट याद रखिएगा, रमज़ो किनाया में कहते हैं बकौल इमदाद इमाम असर, बकौल इमदाद इमाम असर। ये तो स्टेटमेंट आपको समझ में आ गई। अगर हम लोग बात कर लें, मोमिन अपने कसीदों में मवाद और हियत को हम आहंग करते हैं। क्या करते हैं? हम आहंग करते हैं बकौल इबादत बरेलवी, बकौल इबादत बरेलवी। सारी चीज़ें क्लियर होती जा रही है। उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें बहुत आसानी से आप समझते होंगे और इनको पढ़ लीजिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो पढ़ी हुई होती है और ये स्टेटमेंट वगैरह आ जाते हैं, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं तो आप आसानी से क्वेश्चन कर जाते हो। तो आप सिर्फ पढ़ लीजिए, काफ़ी है आपके लिए। अगर हम लोग बात कर लें इनके कलाम में, आशिकी का वो फिजा मिलती है जिसमें बाजारी अंदाज होता है। क्या होता है? जिसमें बाजारी अंदाज होता है। मकौल सैयद अब्दुल्ला, किन के द्वारा कहा गया ये चीज़? सैयद अब्दुल्ला के द्वारा। अगर हम लोग बात कर लें मोमिन के बारे में, सादत खान नासिर ने, सादत खान नासिर ने हमने लिख रखा है आपके सामने में, सादत खान नासिर ने कहा था इनके बारे में कि मोमिन को मसीह नफ्स और हकीम बेनज़ीर और शायर बेअदील कहा है। किसने कहा है? याद रखिएगा, सादत खान नासिर ने कहा था। अगर मेरे सामने तमाम शोरा, सुनिएगा अगर से इस स्टेटमेंट को आप हो सके तो लिख लीजिएगा जरूर प्लीज। मैं कुछ स्टेटमेंट आपके सामने यूं ही रख दे रहा हूँ, आप इसको लिख लीजिए। अगर मेरे सामने तमाम शोराए मुतक़द्दिमीन के कलाम रख कर, मतलब जितने भी शोरा कराम हैं उनके सारे कलाम को, जो एतक़ाद पसंद हैं उनके कलाम को रख कर मुझको सिर्फ एक दीवान हासिल करने को कहा जाए तो बिला तामुल कह दूंगा कि मुझे कुल्लियात मोमिन दे दो, बाकी सब के सब उठा ले जाओ, नियाज फतह पूरी। ये स्टेटमेंट मैं आपको बता दूं 2021 या 22 वाला सेशन में रिपीट हुआ है, तो इसको एकदम ध्यान में बैठा लीजिए। प्रीवियस ईयर हमारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है आगे हमारी गाइडलाइन करने के लिए, तो ये सारी चीजें लिख लीजिएगा। अगर तमाम शोरा कराम का दीवान मेरे सामने रख दिया जाए और मुझे ये कहा जाए कि इनमें से किसी एक कलाम को, एक दीवान को आपको पसंद करना है, तो मैं बिला साख्ता बिला तामुल, अगर मुझे इजाजत दी जाए तो मैं बिला तामुल दीवान मोमिन को उठा लूंगा और बाकी कहूँगा कि सारे के सारे ले जाएं। नियाज फतह पूरी, नियाज फतह पूरी, ये याद रखिएगा। अगर इसी तरह माना कि मदौरत मोमिन के कलाम में ऐसी है जिसके बायस हर शख्स के नज़र आसानी से इन तक ना पहुंच पाए, इस वक्त में वो मिर्ज़ा गालिब से भी सबकत ले गए हैं अल्ताफ़ हुसैन हाली। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। अल्ताफ़ हुसैन हाली से मुताल्लिक़ के जो स्टेटमेंट है कि माना कि मदौरत मोमिन के कलाम में ऐसी है कि जिसके बायस हर शख्स के नज़र आसानी से उस तक ना पहुंच सके, इस वक्त में वो मिर्ज़ा गालिब से भी सबकत ले गए हैं, मिर्ज़ा गालिब से भी कहीं आगे निकल गए हैं। ये अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब का कॉल है। ये ध्यान में रखिएगा। ये सारी चीज़ें आप वीडियो और रिकॉर्डेड फॉर्म में होता है, आपको मैं ये वीडियो फराहम कर दूंगा और 7:30 के बीच में आप वीडियो को पॉज कर करके रोक करके आप सारे स्टेटमेंट लिखेंगे प्लीज। इनके कलाम में आशिकी का वो फिजा मिलती है जिसमें बाजारी अंदाज होता है। सैयद अब्दुल्ला मज़कूरा शायर नस्र गज़ल में हम अपने हम असरों पर फौक़ियत रखते हैं। ज़िया बदायूनी का ये मानना है। बेसबब क्यों कि अब जख्म पे उफ़्क़ा होगा, शोर महशर से भरा उसका नमकदा होगा, आखिर उम्मीद ही से चारे हरमा होगा, मर्ग के आस पे जीना शब हिजरा होगा। ये तर्ज है इनका, ये कलाम कहने का अंदाज है।
इंशाल्लाह इसमें हम क्लास आप लोगों के लिए फॉर्म करेंगे। शोरा कराम जैसे मिर्जा गालिब साहब हो गए, मिर्जा मीर साहब हो गए, मोमिन खान मोमिन साहब हो गए, इन सब के बारे में इंशाल्लाह हम आपको एक दिन के क्लास में ये सारी चीज़ें डिटेल से बताऊंगा। शायर का कलाम के बारे में कि उनका अंदाज कैसे पकड़ बनेगा, हमें शोरा कराम पे कि ये कलाम उनका है, ये कलाम इनका है, कैसे हम लोग फाइंड आउट कर पाएंगे। क्या है कि कलाम से मुताल्लिक भी सवाल बहुत ज़्यादा फॉर्म किए जाते हैं, तो इंशाल्लाह उस पर भी एक दिन मैं क्लास लेकर के आऊँगा। और अभी नहीं, इंशाल्लाह गज़ल हम लोग ख़त्म कर लें तो इंशाल्लाह एक दिन लास्ट में क्लास में लेकर के आऊँगा। तकरीबन 45-40 मिनट का क्लास होगा, जिसमें हम शोरा कराम के कलामों पर तज़किरा करेंगे कि कैसे पहचाना जाए, कैसे हम लोग पकड़ बनाएं कलाम पर। कि जैसे कसीदे का कोई मिसरा दे देता है आपसे, उसका दूसरा मिसरा के बारे में, या सेकंड वाला मिसरा दे करके पहला मिसरा आपसे पूछ लेते हैं, या जहाँ तहाँ से कोई भी मिसरा उठा करके आपको उस मिसरे अव्वल और सानी से क्वेश्चन कर लेते हैं, या गज़ल के बारे में इसी तरह कुछ कलाम रख करके आप उसको दे दिया जाता है, कुछ शोरा का नाम दे दिया जाता है और उनके दो मिसरे करके दे दिए जाते हैं और पूछे जाते हैं कि इसको फाइंड आउट कीजिए या फिर इसको मैच द कॉलम कर दीजिए कि कौन सा मिसरा किस शेर से मुताल्लिक है या किस शायर से मुताल्लिक है। तो इंशाल्लाह इस पर एक दिन मैं क्लास लेकर के आऊँगा। गज़ल को ख़त्म होने दीजिए, नज़म को ख़त्म होने दीजिए। हमारे कुछ साथी इन सारी चीज़ों पर बात भी कर रहे थे कि मुझे बताया जाए कि हम कैसे शोरा के कलाम तक की पकड़ बनाएं। तो इंशाल्लाह 1 से 2 दिन का क्लास ज़्यादातर जैसे नज़म और गज़ल ये जब हम लोग दोनों कंप्लीट करते हैं ना, तो कुछ प्रीवियस ईयर पेपर भी उठा लेंगे और वहाँ से कलाम वगैरह देखेंगे और देखेंगे कि किसने कैसे बात की और किसका अंदाज कैसा रहा है। 100% तो नहीं बाबू, लेकिन इतना तो ज़रूर है कि इंशाल्लाह इतना तो ज़रूर करा दूंगा कि आप जब कलाम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कलाम किससे मुताल्लिक है। तो इंशाल्लाह ज़रूर मैं उस पर भी क्लास लेकर के आऊँगा। और कैसा रहा आज का वीडियो, कैसा रहा आज का क्लास, मैं मुतमन्नी रहता हूँ इस चीज़ को लेकर के कि आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे और इस उम्मीद का ख्वाह भी हूँ कि ज़रूर आप लोग इंशाल्लाह कमेंट करके बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वीडियो वायरल हो। ब्रदर अभी नए यूट्यूबर हूँ, नए अभी एक तरह से एजुकेटर हूँ, अभी उतना ज़्यादा आइडिया हो भी नहीं रहा कि किस तरह से मतलब वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा वायरल किया जाए। तो आपकी छोटी सी मेहरबानी हो सकता है कि मेरे लिए एक रास्ते खोल दे। तो आपसे भी गुजारिश है प्लीज़ कि आप खुद दूसरों तक की वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब करवा दीजिए ताकि इंशाल्लाह आगे में चलकर देखिए एक उम्मीद होती है ना, कोई भी इंसान जब कोई काम करने चलता है तो डेफिनेटली यकीन है आप मानिए कि हम लोग किसी से जुड़ते हैं, किसी स्कूल से, किसी मदरसे से या कहीं से भी जुड़ते हैं तो हम लोग वहाँ पे 2 घंटा 4 घंटा 8 घंटा जब देते हैं तो हमें उम्मीद होता है। इस उम्मीद के साथ इस हकीकत को इंसान छुपा करके क्यों चले। जब हम वहाँ जुड़ते हैं, जब हम काम करते हैं तो उम्मीद यही होती है कि यहाँ से मुझे कुछ ना कुछ तो मिलेगा। हर इंसान का अपना अपना ज़रूरियात होता है, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए हम भी जब यहाँ पे वक्त दे रहे हैं, आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटे जब हम यहाँ पे अपने टाइम को दे रहे हैं तो डेफिनेटली हमें भी तो कुछ उम्मीद होंगी ना, मैं भी तो कुछ उम्मीद बना करके यहाँ पे अपना समय दे रहा हूँ। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप इसके अंदर माजरी और ये नाउम्मीदी का ना शिकार ना हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बाकी और रही बात, अल्लाह तबारक व तआला जब इसे चाहेगा इंशाल्लाह बुलंदी पर पहुंचाएगा, लेकिन आप अपने ये से काम से पीछे ना हटें, कोताही ना बरतें, आप अपना काम करें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। और रोजाना मेरा इवनिंग में 7 बजे से लेकर के 7:30 के बीच में एक शॉर्ट वीडियो के जरिए मैं आप लोगों को हर दिन एक मिसलेनियस क्वेश्चन देता हूँ ताकि आप लोग आंसर करो, आपको समझ में आए कि हमारी पकड़ कैसी है। आज का भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर आप लोग जाकर के देखेंगे और आंसर करेंगे। और मैं इवनिंग में 9 बजे रात में 9:20 में लाइव आता हूँ। जो कुछ भी मैं पढ़ाता हूँ उस पर ऑलरेडी हम लोग एनालिसिस करते हैं और क्वेश्चन कुछ रखता हूँ मैं आप लोगों से डायरेक्ट फेस टू फेस, वहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन आंसर का मौका मिलता है आपको। तो उस क्लास को भी आप जुड़ना ना भूलें, डेफिनेटली जुड़िएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा फायदा होगा। और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। दीजिए मुझे इजाज़त, खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।